आई जवाहरलाल नेहरू। आई इंदिरा गांधी। मैं चरण सिंह की शपथ लेता हूँ कि जो आई इंदिरा गांधी। आई राजीव गांधी। चंद्रशेखर। मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। मैं अटल बिहारी वाजपेयी। आई एच.डी. देवेगौड़ा। बिहारी वाजपेयी। आई मनमोहन सिंह। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एक ऐसा देश जो अभी अभी आज़ाद हुआ है, सामने चुनौतियों का पहाड़ है, गरीबी और शिक्षा बंटवारे का दर्द और एक नए लोकतंत्र को खड़ा करने की जिम्मेदारी। ऐसे समय में भारत की कमान संभालते हैं जवाहरलाल नेहरू और फिर शुरू होती है एक ऐसी राजनीतिक यात्रा जिसमें कभी एक नेता दशकों तक सत्ता में रहता है तो कभी प्रधानमंत्री की कुर्सी सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान बन जाती है। कभी युद्ध, कभी आर्थिक संकट, कभी आपातकाल, कभी गठबंधन की राजनीति और कभी ऐसा जनादेश जो पूरे राजनीति की दिशा बदल देता है। 1947 से 2026 तक भारत ने कुल कितने प्रधानमंत्रियों को देखा और इन प्रधानमंत्रियों के दौर में भारत में क्या क्या बदला। आइए शुरू करते हैं आज़ाद भारत के प्रधानमंत्रियों की पूरी कहानी। हमारे पहले प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 1947 से 1964 तक रहे। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ और देश के पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। 14 अगस्त 1889 को इलाहाबाद में जन्मे नेहरू एक संपन्न परिवार से आते थे। उनके पिता मोतीलाल नेहरू देश के प्रसिद्ध वकील और कांग्रेस नेता थे। इंग्लैंड से पढ़ाई पूरी करने के बाद जब नेहरू भारत लौटे तो महात्मा गांधी के प्रभाव में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। 1929 में कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग को आगे बढ़ाया। आज़ादी के बाद नेहरू के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक नए भारत की नींव रखना। उन्होंने लोकतंत्र, वैज्ञानिक सोच, बड़े उद्योगों और आधुनिक संस्थानों पर जोर दिया। विदेश नीति में भारत को गुटनिरपेक्ष रास्ते पर आगे बढ़ाया और लगभग 17 वर्षों तक देश का नेतृत्व करने के बाद 27 मई 1964 को नेहरू का निधन हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब सवाल था नेहरू के बाद भारत की कमान कौन संभालेगा। नेहरू के निधन के बाद प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाली गुलजारीलाल नंदा ने। वे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े रहे और श्रमिक तथा सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रहे, लेकिन उनका प्रधानमंत्री कार्यकाल बहुत छोटा था, लगभग 13 दिन। और इसके बाद देश को मिला एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसकी सादगी आज भी मिसाल मानी जाती है, लाल बहादुर शास्त्री जी। 2 अक्टूबर 1904 को जन्मे लाल बहादुर शास्त्री एक साधारण परिवार से आए थे। स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए, जेल गए और आज़ादी के बाद नेहरू सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। 1964 में वे भारत के दूसरे पूर्णकालीन प्रधानमंत्री बने। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही समय बाद देश के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। इस दौर में भारत ने सुना एक नारा, जय जवान जय किसान। एक तरफ सीमा पर जवान देश की रक्षा कर रहे थे तो दूसरी तरफ किसान देश का पेट भर रहे थे। लेकिन 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में शास्त्री जी का निधन हो गया। एक बार फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली थी और एक बार फिर जिम्मेदारी आई गुलजारीलाल नंदा पर। शास्त्री जी के निधन के बाद नंदा ने दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद संभाला, लेकिन इस बार भी उनका कार्यकाल बेहद छोटा रहा। कुछ ही समय बाद भारत को मिली अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। 19 नवंबर 1917 को जन्मी इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। 1966 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला और आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति का चेहरा ही बदल गया।
उनके दौर में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और बांग्लादेश का जन्म हुआ। लेकिन इसी दौर में आया भारतीय लोकतंत्र का सबसे विवादास्पद अध्याय, 1975 का आपातकाल। राजनीतिक विरोधी नागरिक स्वतंत्रताओं और लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर देश में भारी बहस हुई। फिर आया 1977 का चुनाव और परिणाम ने सबको चौंका दिया। कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। अब भारत में पहली बार कोई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने जा रहा था। प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई और इस तरह भारत के इतिहास में पहली बार कांग्रेस के बाहर की सरकार ने केंद्र में सत्ता संभाली। जनता पार्टी सरकार ने आपातकाल के बाद लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया, लेकिन सरकार के अंदर ही राजनीतिक मतभेद बढ़ने लगा और आखिरकार 1979 में मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। 7वें प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह, किसानों की राजनीति के बड़े नेता, लेकिन उनकी सरकार संसद में बहुमत साबित नहीं कर सकी और प्रधानमंत्री पद पर उनका कार्यकाल बेहद छोटा रहा। फिर आया 1980 का चुनाव और सत्ता में वापसी हुई इंदिरा गांधी की। 1980 में इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनी, लेकिन उनका दूसरा कार्यकाल भी बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद देश में तनाव बढ़ गया और फिर 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। देश स्तब्ध था और उसी दिन उनके बेटे राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद संभाला। राजीव गांधी राजनीति में आने से पहले एक एयरलाइन पायलट थे। अपने भाई संजय गांधी की मृत्यु के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और मां की हत्या के बाद वे प्रधानमंत्री बने। उस समय वे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, आज भी हैं, उनका यह रिकॉर्ड है। राजीव गांधी ने भारत को तकनीक और आधुनिक संचार की दिशा में आगे बढ़ने पर जोर दिया। कंप्यूटर और दूरसंचार के विस्तार को बढ़ावा मिला, लेकिन दूसरी तरफ बोफोर्स विवाद समेत कई राजनीतिक मुद्दों ने उनकी सरकार को घेरा। 1989 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और अब शुरू हुआ गठबंधन और अल्पमत सरकारों का दौर। 10वें प्रधानमंत्री बने विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह। वे पहले कांग्रेस में रहे, लेकिन बाद में कांग्रेस के खिलाफ विपक्षी राजनीति के प्रमुख चेहरे बन गए। 1989 में उन्होंने जनता दल के नेतृत्व वाली सरकार बनाई और उनके कार्यकाल का सबसे बड़ा फैसला था मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना। इस फैसले ने भारतीय राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला, लेकिन राजनीतिक विरोधी के कारण उनके सरकार द्वारा ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हो पाया। फिर 11वें प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर। उन्होंने कांग्रेस के बाहर से समर्थन लेकर सरकार बनाई, लेकिन यह सरकार भी ज़्यादा समय नहीं चल सकी। 1991 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और इसी बीच भारत एक बेहद कठिन दौर से गुजर रहा था। आर्थिक संकट गहरा रहा था और तभी आया एक बड़ा राजनीतिक बदलाव। 12वें प्रधानमंत्री बने 1991 में पीवी नरसिम्हा राव। उनके साथ वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आगे आने वाले हैं, और यहीं से शुरू हुआ भारत की अर्थव्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव। 1991 के आर्थिक सुधारों और उदारीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा बदल दी। लाइसेंस और नियंत्रण आधारित व्यवस्था से भारत धीरे धीरे अधिक खुली अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ा। नरसिंह राव का दौर इसलिए भारतीय आर्थिक इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन 1996 तक आते आते राजनीति फिर बदल चुकी थी और इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई भारतीय जनता पार्टी।
13वें प्रधानमंत्री बने। 1996 में भाजपा के सबसे बड़े नेताओं में से एक अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन समस्या थी, बहुमत नहीं था। नतीजा, उनकी सरकार पहली सिर्फ 13 दिन चली। वाजपेयी ने संसद में विश्वास मत का सामना किया लेकिन बहुमत नहीं जुटा सके। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन यह उनकी आखिरी पारी नहीं थी। 14वें प्रधानमंत्री बने HD देवेगौड़ा 1996 से 1997 तक। 1996 के चुनाव के बाद किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। संयुक्त मोर्चा सरकार बनी और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD देवेगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल 11 महीने चला। इसके बाद प्रधानमंत्री बने इंद्र कुमार गुजराल IK गुजराल। 15वें प्रधानमंत्री के रूप में 1997 से 1998 तक रहे। इंद्र कुमार गुजराल विदेश नीति के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे। उनके नाम से जुड़ी गुजराल डॉक्ट्रिन दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को लेकर चर्चा में रही, लेकिन गठबंधन की राजनीति ने उनकी सरकार को भी ज़्यादा समय नहीं दिया और फिर 1998 में एक ऐसा नेता दोबारा प्रधानमंत्री बना जिसकी पहली सरकार सिर्फ 13 दिन चली थी। 16वें प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 से 2004 तक शासन किया। इस बार तस्वीर अलग थी। उनकी पूर्ण सरकार आई जो 5 सालों तक चली। इसी बीच पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ। फिर 1999 में आया कारगिल युद्ध जो भारत ने बड़े जोरों शोरों से जीता। फिर 17वें प्रधानमंत्री 17th प्राइम मिनिस्टर के रूप में 2004 से 2014 तक रहे। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह यानी प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो पहले जिनका नाम वित्त मंत्री के रूप में आया था नरसिम्हा राव की सरकार में। 2004 से 2014 तक उन्होंने शासन किया। UPA सरकार बनी थी 2004 में और प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक अर्थशास्त्री जिन्होंने 1991 में, जैसा मैंने बताया, और वही देश का प्रधानमंत्री था। उन्होंने लगातार 10 वर्षों तक भारत का शासन किया, भारत का नेतृत्व किया। लेकिन 2014 आते आते भारतीय राजनीति फिर एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ चुकी थी और इस बार देश के सामने था एक नया 18वें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में जन्मे नरेंद्र मोदी। राजनीति में उनकी यात्रा संगठन के स्तर से शुरू हुई। वे लंबे समय तक भाजपा और RSS से जुड़े रहे और 2001 में गुजरात के प्रधानमंत्री बने। फिर आया 2014 का लोकसभा चुनाव। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। 2019 में भाजपा ने फिर बड़ी जीत हासिल की और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभाला। इस तरह वे जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार 3 कार्यकाल पूरा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल में डिजिटल इंडिया, जन धन, स्वच्छ भारत, GST, बुनियादी ढांचे और विदेश नीति जैसे मुद्दे प्रमुख रहे और आज भारत की प्रधानमंत्री पद की यह यात्रा नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के साथ जारी है। 1947 से आज तक, नेहरू से मोदी तक, इस सफ़र में भारत ने देखे युद्ध भी, आर्थिक संकट भी, आपातकाल भी, गठबंधन की राजनीति भी और बड़े बड़े राजनीतिक बदलाव भी। किसी प्रधानमंत्री ने दशकों तक देश का नेतृत्व किया तो किसी ने सरकार को कुछ ही दिनों तक थामा, लेकिन हर दौर में भारत की राजनीति पर अपनी छाप छोड़ी। क्योंकि ये सिर्फ 18 नामों की सूची नहीं है, ये कहानी उस भारत की जो आज़ादी के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ा, अपनी गलतियों से सीखा, अपनी चुनौतियों का सामना किया और हर चुनाव के साथ अपनी सरकार चुनी। सरकारें बदलती रहीं, प्रधानमंत्री बदलते रहे, लेकिन एक चीज़ लगातार बनी रही, भारत का लोकतंत्र। और यही है आज़ाद भारत की राजनीतिक यात्रा। जय हिंद।